हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन योर ओन चैनल दैट इज प्रिपेयर फॉर बैंक एंड आई एम अगेन योर होस्ट मंगल शर्मा माथुर। और आज के हमारा जो टॉपिक है वो आईबीपीएस और आरआरबी मेंस के स्पेशल से सामने जो एग्जाम्स आने वाला है वो है आईबीपीएस क्लर्क के मेंस, आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट का मेंस और आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 के मेंस। और स्केल 2 स्केल 3 जो है वो उसका एक ही एग्जामिनेशन है, तो उस सभी में ये जो क्वेश्चंस वगैरह है जो इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है वो इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। And if you like this video, please hit that like button and do stay tuned to our channel by hitting that red subscribe button, and please do share these videos as much as you can. So let's continue. So guys, यहाँ पर बोला गया है कि SI अगर कुछ नहीं भी बोला जाता है तो भी हम SI ही लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर बोला होता कि डबल इन 10 years तो हम SI ही लेते, ठीक। अगर कुछ नहीं बोला होता तो हम SI लेंगे। So the formula applicable here in SI is I for interest equal to P for principal, R for rate of interest, T for time upon 100, right? P को बोला जाता है कि प्रिंसिपल यानी कि मूल, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सूद के हार, T को बोला जाता है समय यानी कि टाइम, ठीक। और I जो होता है उसको कहा जाता है कि सूद, ठीक। तो अब ये जानना है आपको कि किसी भी मनी कब डबल होता है। अमाउंट जो होता है, अमाउंट किसको हम कहते हैं? अमाउंट को कहते हैं हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक। ये जो है अमाउंट कब प्रिंसिपल का दुगना होगा? अगर अमाउंट पी है तो प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट का क्या होगा? अगर ये दुगना हो जाए तो 2p होगा, ठीक। क्योंकि प्रिंसिपल का दुगना क्या, पी का दुगना क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2p इक्वल टू p प्लस आई होगा, ठीक। यानी कि आई होगा क्या? 2p माइनस p, मतलब कि p, मतलब कि जब आई और p सेम होगा तब जाके आपका जो सम है वो डबल होगा, ठीक। ये है आपका कॉन्सेप्ट। जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट के समान होता है तब आपको जो प्रिंसिपल होता है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर आई की जगह हम क्या लेंगे? पी जो है पी लिखेंगे। आर जो है आर हमें निकालना है क्योंकि आर यहाँ पर नहीं दिया गया है, पहले तो हमें आर फाइंड करना है। फिर जो टी जो बोला गया है वो है आपका 10 years, ठीक। और यहाँ पर होता है आपका 100। तो ये पी और पी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से क्या आएगा आपका? यहाँ पर 1 रह गया, तो ये 10 से अगर इस 100 को कटे तो 10 होगा। यानी कि आर इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? 10, यानी कि 10% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। अब देखो फिर एक ही तरह बोला है कि यहाँ पर ट्रिपल्ड होगा। ट्रिपल जब होगा तो इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट वहां पर हो जाएगा आपका 2p, क्योंकि तब यहाँ पर होता आपका 3p। तो 3p से हम अगर p सब्ट्रैक्ट करते हैं तो होता आपका 2p, ठीक। तो 2p इक्वल टू 2p होगा तब आपका इंटरेस्ट, ठीक। तो 2p इंटरेस्ट कब होगा? जब आपका p होगा, आपका p सेम तो रहेगा ही, और r होगा आपका 10, और t है यहाँ पर, t जो है आपका फाइंड करना है, ठीक। हमें टाइम पूछा गया है ना, इन हाउ मच टाइम, और 100 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 10 यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, p यहाँ पर एलिमिनेट हो गया है, तो हमें आता है t इक्वल टू 20। तो 20 ईयर्स आ रहा है। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे करें? क्योंकि एग्जाम में आपको इतने वक्त नहीं मिलेगा कि जब आप इसको टोटली कर सको, तो आप शॉर्टकट में कैसे करो? अब देखो i अगर होता है, p अगर होता है 10 ईयर्स में, ठीक। तो 2p कब होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 ईयर्स में, ठीक। तब मतलब कि 20 ईयर्स। तो आप देख के ही आप इसका आंसर जो है कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट होना चाहिए 10 फॉर फर्स्ट इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो होगा आपका पी, क्यों डबल है, डबल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल का सेम होगा। तो पी होगा आपका 10 ईयर्स में, यहाँ पर दिया गया है कि 10 ईयर्स में पी होगा इंटरेस्ट। तो 2p कब होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे p से हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 से भी 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 20 ईयर्स में। तो ये था आपका शॉर्टकट, जिससे आप देख के ही आप आंसर बता सकते हो। तो आंसर होगा आपका आंसर ए, ठीक। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रिक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुमी इन्वेस्ट्स रुपीज 1960 and 1850 at the same interest and receives rupees 5.50 more as interest in one case than the other. Find the rate of interest. तो यहाँ पे बोला गया है कि सुमी जो है दोनों क्षेत्र में 1960 और 1850 इन्वेस्ट किए हैं। इंटरेस्ट रेट जो थे वो सेम थे, पर जो उन्होंने इंटरेस्ट पाए हैं दोनों केसेस में एक ईयर के बाद, वो आपका है 5.50 रुपीज, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड शी हैज इन्वेस्टेड इन 2 schemes. The principal is different here and the rate of interest is the same.
Now the formula, only one formula is applicable for simple interest, that is I equal to PRT by 100, as I have told you earlier in the previous question. So the fact is that here two interest will be obtained, two types of interest. Then I1, let us denote it by I1. Then first principal, let us denote this principal P1 and this principal by P2. इसको हम P1 और इसको हम P2 से डिनोट करते हैं. तो क्या फॉर्मूला आता है कि P1 R T यानी कि 1, क्योंकि 1 ईयर बोला है, सॉरी यहाँ पे 1 ईयर होगा, यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर PRT अपॉन 100, और I2 होगा आपका P2 R T अपॉन 100. इसको हमें शॉर्टकट में करना है. तो हम कैसे करें कि देखो I1 और I2 इसमें कौन सी में ज्यादा होगा. देखो I1 जो है P1 यहाँ पे ज्यादा है, P1 के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कौन सी ज्यादा होगा, क्योंकि देखो R जो है R तो वो सेम होगा, यहाँ पे R सेम है, T भी सेम है, T यानी कि 1 ईयर है, सेम है. तो P के ऊपर डिपेंड करेगा P1 और P2 के ऊपर. अब देखो P1 यहाँ पर P1 ग्रेटर देन P2 है, यानी कि जो I1 ग्रेटर देन I2 होगा. ठीक, as P1 is greater than P2, so I1 is greater than I2. मतलब कि हम अगर इस दोनों को माइनस करें तो जो होगा, जो वैल्यू होगा वो ये होगा 5.50, यानी कि बोला गया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि इंटरेस्ट जो है वो 5.50 मोर है, मतलब कि ये जो इंटरेस्ट है इससे इस इंटरेस्ट 5.50 लेस है. ठीक, तो हम इसको कैसे करें, तो P1 जो है वो सिर्फ अलग होगा. अब देखो ऐसे हम कर सकते हो, P1 R अपॉन 100, इसका वैल्यू होता है ये, माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाई R बाई 100 इक्वल टू 5.50 बोला गया है यहाँ पे. ठीक, हमें एग्जाम हॉल में कितना करना है, एग्जाम हॉल में सिर्फ इसके जो बाद का लाइन है वो हमें करना है. देखो P1 और P2 R बाई 100 जो है वो दोनों में सेम है ना, तो हम इसको जो है कॉमन लेंगे, R अपॉन 100. तो क्या होगा P1 माइनस P2, ठीक, इक्वल टू क्या होगा आपका 5.50. ठीक है ना, इसको हम कॉमन लिए फर्स्ट, R by 100 we have taken this as a common between them, common part between them, and then the residue is here P1 minus P2, right? So if we take 100 on the right side, then it gets multiplied with this, so we get R multiplied by this minus this. What will come in place of this? P1 minus P2 means 1960 minus 1850, that means 110. ठीक, क्योंकि 1900 से 1800 अगर माइनस करे तो होता है आपका 100, और यहाँ पर 60 माइनस 50 करे तो हमें आता है सिर्फ 10, तो 110. तो यानी कि होगा आपका R मल्टीप्लाइड बाई 110 इक्वल टू 550. क्योंकि अगर मैंने कहा था कि पहले कि अगर किसी भी नंबर को ऐसे 0 से मल्टीप्लाई करे जिसका डेसिमल होता है, तो हर 0 के लिए एक प्लेस जो है वो राइट में मूव करता है अगर मल्टीप्लाई करे तो यानी कि यहाँ पर 2 0 है, तो पॉइंट जो है 2 प्लेस मूव करेगा तो यहाँ पे आएगा, तो 550 होगा आपका. ठीक, तो R क्या होगा आपका यहाँ पे 550 से 110 ऐसे करे तो आपका 5 आता है, तो 5, तो R क्या निकल के आ रहा है, R इक्वल टू 5%. ठीक, R इक्वल टू आ रहा है आपका 5%, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई. तो आपको सिर्फ यहां से आपको स्टार्ट करना है, यहां से. ठीक, मतलब कि आपको एग्जाम हॉल में करना है कि R अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 110 इक्वल टू 550, मतलब 5.50. तो इसको आप ऐसे करो तो इजीली आ जाएगा. ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड लग सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और वो भी आप दिमाग में कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करके जाओ. तो अगर इस सम को भी आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो तो ये 10 से 15 सेकंड में आप कर सकते हो आपके दिमाग में. ठीक, सो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन यू जस्ट कैलकुलेट as you can. So let's proceed to the next question. So guys, third question here is Monty invests rupees 40,000 in two different banks which provides interest rates of 5% and 8% in such a way that he gets rupees 50 more from the first bank than the other after 1 year. What is the larger amount that he invested? मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि मोंटी ने 40,000 रुपए दो अलग अलग बैंक में इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें से एक बैंक से उसको 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे बैंक से इसको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है.
और बोला है कि जो पहले बैंक से दूसरे बैंक में, मतलब कि 5% वाले बैंक से 8% वाले बैंक में इसको जो है इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, सॉरी इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा इसको, ठीक है। क्योंकि बोला है कि इन सच वे दैट ही गेट्स ₹50 मोर फ्रॉम द फर्स्ट बैंक देन द अदर, ठीक है। मतलब कि 5% वाले बैंक में से इसको जो है इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, ठीक। अगर 5% वाले बैंक से इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है तो डेफिनेटली इससे ये भी ज्यादा होगा, ये जो इनमें प्रिंसिपल होगा, तो इस प्रिंसिपल जो होगा 5% वाले बैंक में, ये प्रिंसिपल 8% वाले प्रिंसिपल से ज्यादा होगा डेफिनेटली। क्योंकि देखो यहाँ पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो क्लियरली ये जो प्रिंसिपल है ये इससे ज्यादा होगा और काफी सारा ज्यादा होगा, ठीक। तो पहले जो जनरल तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, इसमें ये जो लॉजिक हमने बताया ये आपको कोई काम में नहीं आएगा, पर अगर आप इसको शॉर्टकट करना चाहो तो उसमें ये जरूर काम आएगा। तो हम उसके बारे में बाद में बताएंगे, तो ये हम आप साइड में रखेंगे। तो देखिए कैसे जो है कैलकुलेशन आप करोगे। तो पहले देखो 40,000 है ना यहाँ पे, तो 40,000 का हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। देखो मान लो कि एक पार्ट एक्स है और एक दूसरी पार्ट जो है वो है आपका 40,000 माइनस एक्स, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये 5% वाला स्कीम है और ये जो है 8% वाला स्कीम है। तो ये जो इसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि हमने ये इस टॉपिक में आपको बताए थे, और ये जो ये छोटा होगा, ठीक। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 40,000 माइनस एक्स पी, आर क्या है 5% यानी कि 5, टी है आपका 1 अपॉन 100, माइनस जो है माइनस है एक आपका एक्स मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 100, ठीक। और ये जो डिफरेंस क्या बताया है आपको 50 रुपीज, ठीक। तो हम अगर इस जीरो को यहां से यहाँ पे लेके आए तो आपका हो जाएगा, देखो इसको हम अगर कैलकुलेशन करें तो होगा आपका 40,000 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करो तो होता है 2 लाख, ठीक। माइनस 5x, यहाँ पर होगा आपका 5x माइनस 5x, और यहाँ पर होगा आपका माइनस 8x, और ये जो हो जाएगा आपका 5,000, ठीक। अगर कैलकुलेशन करो तो यहां से आपको आएगा x इक्वल टू 15,000। आप कैलकुलेशन करके देख लो कि x आएगा आपका 15,000। तो अगर आपको x आता है 15,000 तो ये क्या डेफिनेटली ज्यादा होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि 40,000 जो है वो आपका मैक्सिमम है और 15,000 जो है ये 40,000 का हाफ भी नहीं होता। तो ज्यादातर पार्ट क्या होगा 40,000 माइनस 15,000 जो कि आप दूसरे पार्ट में लगा रहे हो, ठीक। क्योंकि ये एक्स वाला जो पार्ट है वो किसका है 8% वाला स्कीम में, ठीक। तो आपका आएगा 25,000। तो आंसर आपका क्या आएगा लार्जर पार्ट 25,000, तो ऑप्शन बी आएगा आपका आंसर, ठीक। और अगर आप शॉर्टकट में करना चाहो तो आप कैसे जो है कर सकते हो, तो हम वही डिस्कस करेंगे यहाँ। तो अगर आप शॉर्टकट में करना चाहते हो तो देख लो यहाँ पे ज्यादातर पार्ट है ना, तो ज्यादातर पार्ट में डी तो नहीं आएगा कभी भी। अगर हम आंसर से स्टार्ट करें तो शॉर्टकट यहाँ पे आंसर से ही आपको करना है। तो डी अगर है आपका, डी अगर मान लेते हो इफ यू आर अज्यूमिंग डी देन 80,000 व्हिच इज लेस देन 20,000 व्हिच इज 50% of 40,000, right? So this can't be true, right? And again 30,000, look, if 30,000 we are taking 30,000 then the another part would be 10,000. So the difference between these two part is too much, and as the interest difference is just ₹50, so this may be not true, okay. And this is almost the same, the range is not that much, so we can proceed through these two only, okay. In your examination you should move from the middle of the section. Here 40,000 is given, so middle is 20,000, so you will go through the middle of the section, then you will get the answer faster, okay. आपको बीच में से स्टार्ट करना है, 40,000 के बीच में आता है आपका 20,000, तो आप उससे जो करीब करीब होगा तो उससे आपको स्टार्ट करना है, ठीक। तो हम 25,000 का अगर लेते हैं तो देखो 25,000 जो है ज्यादातर पार्ट, तो 25,000 का के ऊपर कितने इंटरेस्ट लगेगा 5%,
तो 5% क्या होगा 25,000 का, होता है आपका 1250, ठीक, क्योंकि 525 सा 125 और 0 ऐसे ही बढ़ जाएगा क्योंकि 3 0 है। मैंने परसेंटेज में आपको सिखाया था पहले कि 0 से 2 0 आपका काट जाएगा यहाँ पे, और ये 0 जो है ये रिमेनिंग रहेगा। और अगर 8% से तो कितना बचा रहा है यहाँ पे, 25,000 ऑलरेडी चला गया, तो 40,000 माइनस 25,000 गिव्स अस 15,000, राइट। तो 15,000, 8% of 15,000 is equal to 850 is a 120, means 1200. So the interest difference here is rupees 50. That means 25,000 is the answer, right? So you have to do in this just this way. Look, just one calculation and that's it. You have to just pick it up and hit and run process. This is called. So let's proceed to the next question. So the next question is, Anil lends some money to Vijay and the condition that Vijay has to pay interest at the rate of 6% per annum for first 3 years, 9% per annum for next 5 and 13% per annum for the remaining timeline. If Anil receives a total of rupees 8160 as interest after the end of 11 years, then what was the amount borrowed by Vijay? So यहाँ पर कहा गया है कि अनिल ने विजय को पैसे उधार दिए इस कंडीशन में कि उसे पहले 3 साल में 6% इंटरेस्ट, उसके बाद 5 साल में 9% की इंटरेस्ट, और उसके बाद रिमेनिंग सालों में 13% इंटरेस्ट मिलेगा, और टोटल 11 इयर्स के बाद उसको 8160 इंटरेस्ट मिलता है। तो कितने मनी जो है उसने लेंड किए थे विजय को। तो इसको हम डायरेक्टली शॉर्टकट में ही आपको समझाएंगे, पर उसके पहले थोड़ा सा आपको बोलना है। देखो पी तो यहाँ पे नहीं पता है ना, पी और फॉर्मूला एक ही है, आपको कहा था कि पी आर टी अपन 100, ठीक। अब देखो पी तो फिक्स है, ठीक। देखो फर्स्ट 3 इयर्स में पी ये इंटरेस्ट क्या होगा आपका, पी तो वैसा है जैसा है वैसा ही रहेगा। आर देखो, आर होगा आपका 6% और टी जो है वो 3/100। तो यहाँ पर P हमेशा फिक्स रहेगा। फिर देखो ये जो वैल्यू जो है वो चेंज होगा हमेशा, ठीक। तो पहले आपको आता है 18, फिर देखो आपको आएगा 9% फॉर 5 इयर्स, यानी क्या आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, 9 multiplied by 5 because 9% for 5 years, then the total interest percentage here is 45%. 9% into 5%, 5 years, so 45%. So 9 into 5 plus 13% for the remaining timeline. Remaining मतलब कि यहाँ पर total timeline is 11 years. So 3 plus 5 is already gone. 3 years plus 5 years already gone. So remaining is 11 minus 3 plus 5, that is 3 years. Right? So that means 13% per annum for 3 years. Right? So the total timeline is 18 plus 45 plus 39. It is the total percentage. So ये आपको total percentage of interest मिल रहा है, आपको total interest का percentage मिल रहा है, ठीक है, जो कि आपको दिया है यहाँ पे 8160। तो इसका टोटल क्या होता है 45 प्लस 9 54 प्लस 30 आपका आता है 82, और यहाँ पर आता है आपका 102। मतलब कि 102% जो है आपका इंटरेस्ट मिल रहा है अनिल को, ठीक है। और ये जो है इसका वैल्यू हमें दिया गया है क्या 8160, और हमने आपको बताया था जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस करवाया था तब हमने बोला था कि जो एक्चुअल होता है उसको हम 100 लेते हैं, ठीक। तो 102% का मतलब होता है 8160। तो जो लेन किया है वो तो ओरिजिनल है ना, तो उसका वैल्यू क्या होगा 100%। तो कैसे निकलेंगे हम 8160 अपॉन 102 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे अगर इससे कटे तो हम होता है 80, बिकॉज 800 800 and 8 to the 16, तो 860 and then this 0, so 8000। तो जो प्रिंसिपल है वो क्या निकल गया सी 8000। ये तो है आपका शॉर्टकट 18 प्लस 45 प्लस 39, ये जो आपको करना है कैलकुलेशन, फिर जाके उसको डायरेक्टली इसको इसके साथ आपको इक्वल करना है, फिर जाके आपका 100% निकलना है। You have to just find these calculations only and then you have to find 100%. That's all. This is the shortcut, right? So let's say the next question.
So the next question here is, a man borrowed rupees 500 at 3% per annum and rupees 600 at 4.5% per annum, both at SI, and on the agreement that the whole sum will be returned only when the interest becomes rupees 126. Find the number of years by which the money should be returned. मतलब कि एक आदमी जो था वो 500 रुपये उधार लिए 3% के ब्याज पे और 600 रुपये लिए 4.5% के ब्याज में, ठीक। तो वो पूरा जो सम है वो लौटाएंगे जब उसका इंटरेस्ट वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 126 रुपये, तो कब वो लौटाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन लाइक द प्रीवियस वन, so we will again use some tricks and we'll solve it like that. So again we have to find that SI, right? So here SI will be 500 multiplied by 3 and we do not know the time required, so let's it be t. हमें नहीं पता कि टाइम क्या है तो हमने इसको t मान लिए, तो अपन 100। फिर से इसका जो होगा वो होगा आपका 600 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 यानी कि 9/2 because 4.5 equal to 9/2 multiplied by t upon 100, राइट। सो ये जो होगा ये किसके साथ इक्वल होगा, 126 के साथ, ठीक। तो क्या होगा आपका 126, बिल्कुल पिछले तरह का मैथ से 0 0 कट गए यहाँ पे, तो 3 5 15t, और यहाँ पे क्या होगा, ये 0 0 कट गए और ये हो गया आपका ये, तो 3 9 27 27t इक्वल टू 126। तो देखो यहाँ पे क्या आता है सम 42t 126, देयरफॉर t इक्वल टू क्या होगा 3, मतलब कि टाइमलाइन क्या हो रहा है आपको 3, तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी 3 years. So you have to just find out the interest, that means whatever information is given here you have to find that in your own way, and that then you have to just equal that, and that's it. Okay, you have to just do all the calculation here in your mind and then solve it and find the answer. Like you can easily find out the interest here by 5 into 3 515 and 4.5 multiplied by 6. How can you do that? Like 4.5 multiplied by 6 equal to 4.5 multiplied by 2 multiplied by 3. So 4.5 multiplied by 2 gives us 9 multiplied by 3 equal to 27. This is as simple as that. So 27 plus 15 equal to 42. So 42t equal to 126, and if we divide 126 by 42 it is giving us 3. That's the way you can do it. So let's see the next question. So the next जो problem है वो है आपका, if a sum of money doubles itself in 10 years at SI, then what will be the interest on rupees 6,000 in 2 years at the same interest what on CI? तो अब तक जो सवाल थे 5 तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो वो थे आपका सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, और ये जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन आपको याद होगा कि हमने कहा था कि कैसे इसको निकालना है, एसआई में इंटरेस्ट कैसे डबल होता है। तो ये 10 ईयर्स है, ठीक है। तो 10 ईयर्स में कैसे डबल होता है, तो 10 ईयर्स में अगर डबल होते हैं तो कैसे आपको ईयर्स फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर सेम होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय आर यहाँ पर नहीं दिया गया है, आर मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100, ये पी कट जाएगा तो आपको आएगा ये जीरो कट जाएगा तो आपको आएगा आर इक्वल टू 10, मतलब कि 10%, ठीक है। 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकल गए, ठीक। तो पूछा गया है कि 6000 के ऊपर 2 इयर्स का सीआई क्या होगा इस रेट पे। तो आपको एक फॉर्मूला, एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसके दौरान आप इजीली जो है फाइंड कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट को 2 साल की। तो वो ट्रिक से आपका 2r ऐसे लिख लो r², ठीक। आपको ऐसे फाइंड करना है जहां पर r मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। तो 2r का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 और r के स्क्वायर मतलब 100, तो आप उसको ऐसे लिख लो 20 और यहाँ पर होता है आपका 100, ठीक। अब इस जो बार है, ये जो बार है, इस बार के पीछे आपको सिर्फ 2 डिजिट रखना है, ठीक। तो 2 डिजिट अगर रखे राइट से तो 1 डिजिट एक्स्ट्रा आता है, तो इस 1 डिजिट को हम
इससे ऐड कर लेंगे, ठीक। इस एक डिजिट जो बाकी है हमारे, वो इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो क्या होगा, 20 + 1 होगा आपका 21, और इसको हम मान लेंगे कि पॉइंट, और इसको आएगा आपका 00। तो मतलब कि 21% आपको निकालना है। ये आपको आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि है आपका 6000 मल्टीप्लाइड बाई 21/100। सो ये 0 कट जाएगा, तो आपको आएगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 1262 होगा आपका आंसर। So option D is the answer. So here is the trick. You know it now and do it by that way. So let's see the next question. So the next question is, sum of money is borrowed and paid back into annual installments of rupees 882 each at 5% CI. Find the sum. मतलब कि कुछ पैसे उधार लिए गए थे, जिसको 882 रुपए के 2 इंस्टॉलमेंट में चुका दिया गए, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% CI। ये एक EMI कैलकुलेशंस के ऊपर आधारित एक सवाल है ये। This question is very much important because this question is based upon the EMI calculation, which is so important for banks. So here you have to remember just one formula, that is present worth. Like here first installment is 882 for the first year, and the second year too it is 882, right? So present worth हम कैसे निकाल लेंगे? प्रेजेंट वर्थ हम ऐसे निकालते हैं कि देखो, हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100, मतलब कि 5/100 करके हम निकालते हैं, क्या अमाउंट निकालते हैं, ठीक। हम इस जो कॉन्सेप्ट है इसको ही हम काम में लाएंगे। वो कैसे? तो प्रेजेंट वर्थ जो होगा वो होगा ये जो इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट अपन ये इस पार्ट, ठीक है, 1 + 5/100। सो ये जो है ये फर्स्ट ईयर के लिए आए, ठीक है। ये जो है ये हमें फर्स्ट ईयर के लिए लाया गया है। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या आएगा, 882। इसमें भी जो वैल्यू है आपका वो है आपका 882, है ना, क्योंकि जो EMI का जो चार्ज है वो है आपका 882। और फिर से देखो यहाँ पर जो है वो 2 साल के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड ईयर में है, 2 इंस्टॉलमेंट्स। मतलब कि सेकेंड ईयर में हम कैसे कैसे लिखते हैं कि इनको हम रिप्लेस करते हैं 2 से, ठीक। तो क्या आएगा, 1 + 5/100 ठीक। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, देखो 882/1 + 5/100, ये जो है ये आपका कॉमन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है वो है दोनों ही में। तो अब देखो ये टोटल जो है वो हमने कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा रहेगा, 1, और यहाँ पर सिर्फ रहेगा ये नीचे वाला पार्ट, जो कि 1/1 + 5/100। जहाँ पे आप शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर सकते, वहां पर आपको कैलकुलेशन इजीली करना पड़ेगा। तो हम कैसे इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखो इक्वल टू 882 अपॉन ये होगा आपका 100 + 5, 105/100, मतलब कि 105 ये आ जाएगा, और 100 जो है वो आपको ये आ जाएगा, ठीक। तो आपको आएगा यहाँ पे 1 + 100/105, ठीक है। तो आपको आएगा 882/105 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर होगा 105 + 100 यानी कि 205/105, ठीक है ना। आपको ऐसे ही करना है कैलकुलेशंस। तो आप इसको सिंपली आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो 21 5 सा, तो 5 से अगर कटे तो 21 5 सा 105, और 5 4 सा 20, 41 होगा यहाँ पे, ठीक। फिर 21 से अगर इसको एलिमिनेट करें तो क्या होगा, 21 सा 84 यानी कि 4 कैरी, और 2 यहाँ पे तो 2 होगा, यहाँ पे 105 है। फिर से देखो 21 5 सा 105, और 21 2 सा 42। अब देखो यहाँ पे 520 100, तो क्या आता है 41 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो 4 1 सा 4, 4 4 सा 16, तो 1640 होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन बी, ठीक। अब देखो इसको भी आप ऑप्शन को लेकर कर सकते हो। देखो 1600 है ना यहाँ पे 1600,
अब देखो ये जो है इसका 50% तो पहले साल में आपको चुकाना है ही है, ठीक। तो पहले साल में जो होगा आपका तो 800, ठीक। और पहले साल में इस 1600 का 1600 का पूरा इंटरेस्ट आपको चुकाना है। You have to pay half of the amount in the first year because you have to repay the total amount in 2 years. So you obviously have to pay half of the amount in the first year. So it will be 800 rupees, right? And you have to pay the interest on 1600 for the first year. That will be 516 is a 80, right? So it will be about 80. So this is approximately 882. So by the approximation you can say that 1600 goes to 880, right? And this 40 gives us 5 fours are 20, that means 2. So 1640 could be the answer, because if you go through it, then the 5% of it gives us what? Doesn't give us 882, because if 515 is a 75, that means 750 or like something like that. So 1640 would be the answer. You have to just pick and check whether it is correct. And for the general case you have to go through this process. This is very much important for your banking exam, especially for RRBPO. This question is absolutely important for PO level questions. Okay, so let's proceed to the next question. So the next question, the question number 9 is, on a certain sum of money the simple interest for 2 years is rupees 660 and CI is rupees 696.30. if the rate of interest is the same, find the rate. मतलब कि 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस हमें दिया गया है, तो बोला है कि इंटरेस्ट रेट को फाइंड करने, ठीक है। तो देखो आपको एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि फर्स्ट जो ईयर होता है, फर्स्ट ईयर, तो उसमें क्या होता है कि एसआई और सीआई जो होता है वो सेम होता है, ठीक। और सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में एसआई तो एक ही रेट में ग्रोथ होता है कि फर्स्ट ईयर में एसआई जो था सेकेंड ईयर में भी वैसा ही रहेगा एसआई, ठीक। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में जो एसआई रहता है फर्स्ट ईयर का, उसमें भी अलग से एसआई तो रहता ही सेकेंड ईयर का, पर फर्स्ट जो ईयर का एसआई था उसमें भी जो सेम रेट है वो, मतलब कि इस पर आपको लेट करना कि 8%, तो उस रेट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा. In case of compound interest, you get simple interest for all the years, and for the second year you are getting the simple interest for 2 years, and also the simple interest for the simple interest you have earned in the first year. That means suppose you are having rupees 100, you have invest rupees 100 and the interest rate is 5%, then from the first year you are getting 105% as simple interest. That means 105 will be the amount, right, in first year. And the second year the interest will be 10 rupees 10, right, in the simple interest. But for in case of compound interest, for the second year you are getting rupees 100 as and proper amount equal to rupees 100 you are getting rupees 5 multiplied by 2 for 2 years simple interest, and you are getting this 5, the simple interest earned on the first year, multiplied by 5% for 1 year. You are getting another interest on the simple interest you have earned in the previous year. That's the difference between simple interest and the compound interest, right? So that means the difference here is 660 and 696.30 is due to this 60, right, this 660. The difference between the simple interest and compound interest is because of the interest you are getting on the simple interest earned on the first year. मतलब कि जो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, वो आ रहा है क्योंकि आपने सिंपल इंटरेस्ट जो अर्न किया है फर्स्ट ईयर में उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, सेकंड ईयर में. तो देखो फर्स्ट ईयर के जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं. सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का अगर 660 हो तो 1 साल का क्या होगा, 2 ईयर का अगर होता है 660 तो 1 ईयर का होगा 660/2 यानी कि 330 रुपीज, ठीक है. अब देखो
सेकेंड ईयर जो है, सेकेंड ईयर में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, 696.30 माइनस 660, यानी कि 36 रुपी 30 पैसे आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा। ये 36.30 रुपीज ये किस में मिल रहा है आपको, बोलो, ये आपको किस में मिल रहा है, ये इस 330 में मिल रहा है ना आपको, ठीक है। इस 330 के ऊपर आपको फिर से 36.30 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि ये 330 जो थे आपके फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट थे। तो इसको आप परसेंटेज में निकाल ले तो कैसे निकाल सकते हैं, 36.30 मिला है आपको 330 में, तो 100 में क्या आएगा, देखो फिर से यहाँ पर जीरो जीरो एलिमिनेट कर सकते हैं, पॉइंट के बाद में लास्ट का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये कट जाएगा, और ये जीरो के लिए ये जो है आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये पॉइंट जो है एलिमिनेट हो जाता है। तो 11 से कटे, 33 से कटे तो क्या होगा, 31 3 is 33 1 3 कैरी एंड देन 3 देन 11, तो आपका परसेंटेज क्या निकल के आ रहा है, 11%, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, ये 11% होगा, तो 11% होगा आपका आंसर। तो आपको ऐसे ही करना है, आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है और जाके करना है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे कि ये सब्ट्रैक्शन कर लिए, फिर आपको 36.30 मिल रहा है, अब ये 660 को अब 2 से डिवाइड कर लो, फिर जाके आपको परसेंटेज निकालना है, तो आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। So guys, the next question here is, what will be the amount if a sum of rupees 50,000 is invested for 3 years at 12%, 15% and 18% compound interest respectively? मतलब कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया गया है उसके ऊपर आपको 3 तरह का जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, पहले 12%, फिर 15%, फिर 18% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो अमाउंट क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज आपको जानना है, मुझे शायद लगता है कि आपको पता ही होगा कि अमाउंट कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, ठीक। तो ऐसे अगर रहते तो हम कैसे करेंगे, तो ये इस पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियो अपलोड किए थे, तो उसको आप देख सकते हो, तो आप समझ सकते हो कि ये जो है इसको हम आसानी से कैसे उस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपको 100 रुपये मान लो कि आपके पास है और आपको मिल रहा है 10% इंटरेस्ट, तो आपको जाके अमाउंट कितना मिलेगा, 100 और 10% इंटरेस्ट क्या आएगा आपका, 10 जो है रुपीज आपका इंटरेस्ट आएगा, तो सम होगा आपका 110। तो आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट ऐड करना पड़ता है। तो अगर अपने यूनिट आपको पकड़ लिया आपके 100, इफ यू हैव द कंज्यूम्ड द यूनिट एज 100, then you have to add the percentage with them. So 100 plus 10 gives us 110. So we will get through in the same process. So look, 50,000. So after the first interest is applied, that means 12%. So we'll be getting 112 upon 100 in this process. 100 plus 10, that means we are getting 110% here. So here we'll be getting 112% because this is for just in 1 year. So we do not need to calculate for 2 years or more. So we are definitely getting 112%, and then 15%, that means 115%, फिर जाके 18% जो है आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इससे आपको फिर से 118% मिलेगा, ठीक, अमाउंट जो है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, कैसे आप करोगे, 0 0 ये 0 ये 0 ये कट गए इसके साथ, तो 520 100, 523 जा 115, तो यहाँ पर देखो 5 4 जा का हो रहा है 20, ठीक, और 4 2 जा 8, 3 कैरी 32, दैट मीन्स 4 8 जा, ठीक। तो 28 एंड 23 को अगर कैलकुलेट करो तो क्या होगा आपका, मैंने कहा था कि आपको 2 डिजिट का कैलकुलेशन ऐसे करना है, 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 2 जा 6, 2 8 जा 16, यानी कि 16 प्लस 6 22 प्लस 2 24, 2 कैरी 2 2 जा 4 प्लस 2 644, और इससे अगर आप 180 मल्टीप्लाई करो तो आपको आएगा 75992। अगर आप ये कैलकुलेशन करो तो आपको ये मिल जाएगा, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। तो आपको जो है आपको सिर्फ आपका कॉमन सेंस यूज करना है। अब देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का अगर थ्योरी अगर अप्लाई करते हो तो कैसे आसानी से ये बन जाता है। सो गाइस का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, इन अ बैग द रेशियो ऑफ फ्रेश एंड रॉटन एप्पल इज 8:1,
if there was 60 apples fewer than it is originally having and 60 more apples were rotten, then the ratio would have been 4:3. What is the total number of apples? मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि फ्रेश और रॉटन एप्पल का रेशियो है 8:1. अगर 60 एप्पल्स और ज़्यादा खराब होते और 60 एप्पल टोटली कम होते तो रेशियो होता 4:3. तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? ठीक है, तो यहाँ ये जो सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो. ठीक है, अब देखो मान लो कि जो रेशियो है 8:1 है, समझो कि कॉमन रेशियो है x, लेट द कॉमन रेशियो बी x, देन 8x अपॉन x इज द रेशियो, राइट. एंड 60 एप्पल अगर फ्यूअर है और यहाँ पर बोला है कि 60 एप्पल मोर जो है रॉटन है, अगर इसको हम लेते हैं, if we take these 60 more apples were rotten, that means 8x were the good apples, right? And if we subtract, you have to subtract these rotten apples from here and it will go on to add here because these are the rotten apples which has been added to the rotten apples and subtracted from the good apples, right? And it is nowhere told here that the number of rotten apples has been decreased. The number of good apples can be decreased but the number of rotten apples only increased, right? सिर्फ अच्छे जो एप्पल थे उसके जो नंबर थे वो सिर्फ इंक्रीज किया गया है, तो जो खराब एप्पल थे उसका नंबर जो है वो कम होगा. यहाँ पर ये 60 जो है ये सिर्फ इस एप्पल से सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये अच्छे एप्पल से सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जो खराब एप्पल है उसका जो टोटल जो वैल्यू होगा वो सिर्फ इंक्रीज होगा 60 से, वो कभी भी कम नहीं हो सकता, इसलिए इससे इसको हम यहाँ पर नहीं लिए. ठीक, तो ये जो रेशियो होगा वो कहा गया है आपका होगा 4:3 ऐसे. ठीक, तो हम इसको सॉल्व करेंगे. तो देखो 60 और 60 होता है आपका 120. अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो होता है 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 30 अपॉन x प्लस 60 इक्वल टू होता है आपका 4/3. So 4 and this 4 gets eliminated and then we getting 2x minus 30 equal to 2x minus 30 multiplied by 3 equal to x plus 60. That means we are getting 6x minus 90 equal to x plus 60, right? That means we are getting 5x equal to 150, right? That means x equal to 30. So the total apple would be 8x plus x. The total apple is 8 plus 1 multiplied by 30 equal to 270, right? So the total number of apple is 270, option B. ठीक है, आपको ऐसे ही करना है. अब इसको शॉर्टकट में करो तो आपको आंसर को लेकर करना पड़ेगा. अब देखो यहाँ पर अगर 270 को अगर लेते हो 270, तो ये जो दो पार्ट में ब्रेक होता है वो क्या होता है 8 और 1 है तो 9 होगा टोटल अमाउंट. तो अगर ब्रेक करो तो होगा आपका 9 30 है तो 13 8 जा 240 और 30. अब देखो 9 से किसी को डिवाइड किया जा सकता है क्या इसमें से, और किसी को 290 को नहीं डिवाइड किया जा सकता है, 300 को नहीं डिवाइड किया जा सकता है, 320 को भी नहीं डिवाइड किया जा सकता है. अब नन ऑफ दिस है इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि ये होता है कि नहीं. ठीक है, आपको ऑप्शंस ऐसे ही दिया रहता है क्योंकि आपको आंसर से पिक करना है ऐसे सवालों को. ठीक है, तो 30 है आपका, तो आपको आता है 240 और 30. और अगर 60 एप्पल्स लेस अपीयर हुए तो अगर क्या होगा 240 माइनस 60 और 60 एप्पल यहाँ से रॉटन है माइनस 60 और यहाँ पर होगा आपका 30 प्लस 60 मोर एप्पल रॉटन. तो रेशियो क्या आता है यहाँ से, तो 240 माइनस 120 आपका आता है 120 इज टू 30 प्लस 60 है आपका 90, मतलब कि आपका आता है 4:3 रेशियो. ठीक, तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट आंसर होता है. तो आप आंसर से भी इसको फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज A and B together have a sum of rupees 1210. If 415 of A's amount is 2/5 of B's amount, how much amount does B have? तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा घुमा कर दिया है कि रेशियो है A और B का. ठीक है, तो जैसे बोला है वैसे ही करेंगे हम. देखो 4/15 ऑफ A's मतलब कि 4/15 A equal to 2/5 of B. So here we have to find the ratio between A and B.
That means a by b equal to 2 by 5 multiplied by 15 by 4. If we are taking these to this side, then it just get reversed, right? So 2 2s are 4, 5 3s are 15. So the ratio becomes 3:2. Now this 3:2 totally becomes 12:10 because the sum here is 12:10 and the sum here is 3 plus 2, right? So 3 plus 2, 5 units, right? So 5 units means rupees 1210. That means 1 unit means 1210 upon 5, right? So B's amount means 2. So 2 units becomes multiplied by 2, right? So 5 2s are 10, 2 carry 1, 5 4s are 20, 1 carry 2. So 484. So amount of B is rupees 484, right? So it to do just in that way. It just have to do this 2 by 5 multiplied by 4 by 15 by 4 and then find the ratio, then do the calculation. That's it. So let's proceed to the next question. So next question is, Amit's age was 4 times of the age of his son 10 years back. After 15 years, the ratio of their ages will be 13:7. What was the age of Amit's son 2 years back? मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि 10 साल पहले अमित और उसके बेटे का जो एज का रेशियो था वो था आपका ऐसे 4:1, क्योंकि अगर अमित का जो बेटा था उसका अगर एज था 1 तो उसका एज था 4, क्यों 4 टाइम्स बोला है, ठीक? तो 10 इयर्स बैक था, तो हम इसको ऐसे करेंगे कि 10 इयर्स बैक, ये समझ लो कि ये प्रेजेंट है, ठीक, प्रेजेंट, और 15 साल बाद मतलब कि इस पर 15 होगा आपका 13:7. तो ये जो डिफरेंस है सालों का वो क्या होता है 10 + 15, राइट? 10 साल पहले का और 15 साल बाद का, तो होता है टोटल ऑफ 25 इयर्स, ठीक? और हमें जो है करना वो है ऐसे प्रॉब्लम हमने कराए थे मिसलेनियस में आईबीपीएस क्लर्क के, तो 4:1 था यहाँ पे और यहाँ पर था 13:7 और यहाँ पर गैप थे आपका 25 इयर्स का, ठीक? और यहाँ पर इन दोनों का जो गैप है वो है आपका 3 सालों का, 3 का, और ये जो गैप है आपका 6 का, ठीक? तो ये 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6 ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब जाके ये जो डिफरेंस होगा वो 6 हो जाएगा, ठीक? कैसे देखो, ये जो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 8:2 और ये 13:7 ही रहेगा। अब क्यों किया, अब देखो यहाँ पर जो हो रहा है, देखो 8 से 13 का डिफरेंस क्या होता है 5 और 2 से 7 का डिफरेंस होता है आपका 5 और ये 5 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 25 इयर्स, ठीक? ये 5 का डिफरेंस क्या हो रहा है 25 इयर्स. द डिफरेंस बिटवीन 8:2 and 13:7 is just 5 and this 5 implies 25 years. So if 5 years means 25 years, then 1 unit is equal to 5 years, right? So 10 years back का एज कितना होगा, यहाँ पर रेशियो था 8:2, मतलब कि किसका पूछा है अमित सन का. अमित सन 10 years बैक कितना होगा 5 multiplied by 2, क्योंकि 2 निकल के आया है आपका रेशियो, because 2 is here the ratio. So Amit's son age is 5 into 10, 5 into 10, 10 years back, ठीक? तो 2 years back का पूछा है ना, तो तब क्या आएगा, मतलब कि 10 से 8 साल बाद का रेशियो पूछा गया है हमें, क्योंकि 10 साल बाद में आए तो प्रेजेंट में आता है और प्रेजेंट से 2 साल बैक में जाए तो क्या होता है पिछले जो 10 साल थे उससे 8 साल बाद आता है, ठीक? क्योंकि देखो प्रेजेंट है यहाँ पे प्रेजेंट, इससे अगर हम 10 साल बैक जाए फिर जाके हम यहाँ से 2 साल बैक जाए तो क्या आता है 10 - 2 आता है आपका 8 साल, ठीक? तो 10 + 8 होगा 18. सो द आंसर इज 18 इयर्स, ऑप्शन बी. अब आपको जब भी आपको रेशियो का क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको ऐसे लिख लेना, whenever you are given ratio means the question related to ages, you have to put this in just this way, means the previous ratio and the present ratio,
and then calculate it by equaling the distance between them, but the difference between them. Okay, so let's proceed to the next question. So next question here is, if A started a business with rupees 25,000 and B joins him after 4 months with rupees 45,000, then what will be the share of B if the total profit is 25,355? अब देखो इसको भी हम रेशियो की तरफ से ही करेंगे. अब देखो 1 साल बाद का मुनाफा बोला गया है ना, 1 साल बाद का मुनाफा बोला गया है. जब किसी भी चीज आपको नहीं दिया गया है तो आप 1 साल लेंगे. तो 25,000 से बी ने स्टार्ट किया तो बी तो पूरा ही करेगा, क्योंकि कहीं पे नहीं बोला कि बी ने, सॉरी ए ने छोड़ दिया है. ए 25,000 से स्टार्ट किया, यानी कि इसका 12 साल खटेगा. तो इसका जो है लास्ट में 3 जीरो है, इसके लास्ट में भी 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो रेशियो में एलिमिनेट हो जाता है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे. ठीक, 25 मल्टीप्लाइड बाई 12 और बी का है आपका 45, और ये कितने साल खटेगा? देखो 4 मंथ्स के बाद स्टार्ट किया है ना, तो बाकी 12 जो महीना होता है उससे अगर 4 महीना अगर माइनस करते तो होता है 8 महीना. If we subtract 4 months from 12 months, we are getting 8 months, and then we have to calculate these. So 5 5s are 25, 5 9s are 45, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 4 2s are 8. So ratio becomes 5:6, right? तो टोटल जो यूनिट होता है वो क्या होता है? 5 + 6 11 यूनिट, और 11 यूनिट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? 25,355, बिकॉज टोटल प्रॉफिट है ये. The total unit becomes 11, which is equal to 25,355, because the total profit is this, right? And B's unit is 6, so 6 parts. That means the B's profit will be 25,355 upon 11 multiplied by 6. So इससे अगर करें तो 11 2s are 22, 3 carry 33, और 2 5 हम एक साथ ले रहे हैं तो होगा एक 0, तो 11 5s are 55, तो होगा आपका 6 5s is 30, 0 3 carry 6 0 0, 3 6 3s are 18, 8 1 carry 6 2s are 12, and 1 13. So 13830, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आपको बस ऐसे ही करना है. देखो बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो. आपको सिर्फ जो है रेशियो निकालना है. अब जब भी ऐसे कोई आपको सवाल दिया जाए तो आपको रेशियो निकालना है, फिर जाके आपको सॉल्व करना है. तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये जो वीडियो हमने बनाया है ये आपको मेंस में हेल्पफुल रहेगा. तो अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. तो मैं था शुभंकर शर्मा, आपके होस्ट. आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू, टेक केयर, विश यू अ गुड लक. जय हिंद, वंदे मातरम.